हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, जो अपने व्यापक संसदीय अनुभव एवं लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति समर्पण के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, आपके नेतृत्व में जहां हरियाणा प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है, वहीं मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि आप हरियाणा विधानसभा को हमेशा भरपूर सहयोग देने का कार्य करते हैं। सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 के अंतर्गत आने वाले राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली के माननीय पीठासीन अधिकारीगण, सर्वश्री अब्दुल रहीम राठर जी, श्री कुलतार सिंह संधवा जी, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी और देश भर के विभिन्न राज्यों से विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष, बहुत ही मैं उनके बारे में कहूंगा कि वो सीनियर भी हैं और उनसे भी समय समय पर हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे श्री सतीश महाना जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पूर्व में केंद्रीय मंत्री के नाते भी उन्होंने देश को सेवाएं दी और एक लंबा अनुभव जिसका लाभ आज विधानमंडलों को मिल रहा है, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, गोवा से हमारे बीच में पहुंचे वहां के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर जी, महाराष्ट्र से विधानसभा के विधान परिषद के चेयरमैन श्री राम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, पश्चिम बंगाल के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रथींद्र बोस जी, सिक्किम के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री मिंगमा नोरबू शेरपा जी, हरियाणा विधानसभा के मेरे साथी विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी और गोवा, दिल्ली और पंजाब के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर डिसूजा, श्री मोहन सिंह जी, जय किशन जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के संसदीय कार्य मंत्री मेरे मित्र श्री महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, पूर्व में जिन्होंने इस सदन का बखूबी संचालन किया और लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य जिन सभी पीठासीन अधिकारी रहते हुए जिन्होंने किया है, ऐसे सभी पीठासीन अधिकारी आज मंच पर उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में 5 राज्यों से यहाँ पर पहुँचे डेलीगेट के नाते सभी सदस्यगण, विधायकगण, लोकसभा के सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, राज्यसभा के सचिव श्री पीसी मोदी जी तथा विभिन्न विधानसभाओं के सचिवगण, अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण व मीडिया के सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हरियाणा विधानसभा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी हरियाणा प्रदेश में, जिसको हरि की धरा कहा जाता है, और विशेष रूप से चंडीगढ़ में स्थित ये यूनिक जो एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक ही स्थान पर यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बीच में विधानसभा, उसके दाईं ओर मंत्रालय
और उसकी बाईं ओर हाई कोर्ट। और विशेष तौर पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथी, हमारे मित्र स्पीकर पंजाब यहां पर उपस्थित हैं, और मैं समझता हूं कि छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्ते से जाना जाने वाला ये हरियाणा प्रदेश और पंजाब राज्य, इसकी साझी छत के नीचे हम सब यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वास्तव में ये पूरे देश भर में एक अनूठा ये एक सेटअप है, और मैं यहाँ पर पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का है कि हरियाणा विधानसभा को सीपीए इंडिया रीजन 2 सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से गीता और कर्म का संदेश दिया, जो आज भी मैं समझता हूं कि मानवता का मार्गदर्शन करता है। हरियाणा की माटी में सर्वे भवन्तु सुखिना ये भावना घुली हुई है। यहाँ अतिथि केवल मेहमान नहीं बल्कि परिवार व भगवान का रूप माना जाता है। हरियाणा विधानसभा इसी भाव और आत्मीयता के साथ आप सभी का अभिनंदन करती है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व दिल्ली को मिलाकर 5 राज्यों वाला ये सीपीए जोन 2 सीपीए इंडिया रीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में इन विधान मंडलों को एक साझे संवाद मंच पर लेकर आता है, जहां इन क्षेत्रों की विधायिकाएं विविधताओं और समानताओं, परस्पर सहयोग तथा अनुभव साझेदारी को सामूहिक चिंतन के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मिलकर कार्य करते हैं। इस सम्मेलन का थीम भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में एक जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की भूमिका। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये हमारे राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है। हम सब जानते हैं कि जहां एक जागरूक समाज है, एक सजग जनप्रतिनिधि का वो निर्माण करता है, वहीं वे अपने मत से, अपनी भागीदारी से और अपनी अपेक्षाओं व मेहनत से विकसित भारत की दिशा तय करने की ताकत भी रखता है। ऐसे ही एक जागरूक जनप्रतिनिधि भी समाज की उन अपेक्षाओं को सदन में स्वर देता है और उनको नीतियों के रूप में साकार करता है। दोनों की भूमिकाएं भिन्न हैं, परंतु विकसित भारत की यात्रा में दोनों की समान रूप से जिम्मेवारी वो अनिवार्य है। इस अवसर पर मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके निरंतर मार्गदर्शन का उल्लेख करना वो स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है, जिनके प्रयासों से देश भर के सभी विधानमंडलों का साझा संसदीय दृष्टिकोण और अधिक सुदृढ़ हुआ है। हरियाणा विधानसभा का ये सौभाग्य है, हमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का निरंतर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा हमें मिलती रहती है। चाहे वह विधायी सुधारों का विषय हो, क्षमता निर्माण का प्रश्न हो, अथवा विधानसभा के आधुनिकीकरण की दिशा का वो कार्य हो। महोदय, आपने स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और अत्यंत विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, और इस कारण हमारे ऊपर यह जिम्मेवारी है कि हम अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नवाचारी बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना एक राष्ट्र एक विधानमंडल को साकार करते हुए अपने संसद और सभी राज्य विधानमंडलों को आपने एक सूत्र में जोड़ने का बीड़ा उठाया है, जिससे सर्वोत्तम संसदीय प्रथाओं का बेहतर आदान प्रदान संभव हो सका है। आपने नेवा के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं को डिजिटल रूपांतरण की दिशा में अग्रसर किया है, जिससे विधायकों की कार्यकुशलता और जनता से संवाद की पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो रही है। प्राइड के माध्यम से
देश भर के विधानमंडलों के सदस्यों और सचिवालयों को विधायी प्रारूपण, बजट विश्लेषण और संसदीय प्रक्रियाओं में दक्षता से संबंधित प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा व हम सभी आपके इस दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस मार्गदर्शन की प्रेरणा से जहां नॉर्थ जोन 2 के सभी राज्य सशक्त विधायिका के लक्ष्य पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हरियाणा विधानसभा द्वारा विधायी सुदृढ़ीकरण, अक्षमता निर्माण और संवैधानिक जागरूकता की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा के सहयोग से माननीय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विधायी प्रारूपण कार्यशाला, समिति अध्यक्षों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशालाएं भी हमने आयोजित की हैं। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लगातार क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को विधायिका से जोड़ने हेतु यूथ पार्लियामेंट और युवा सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं। विधायी संस्थाएं अधिक सशक्त हों, उसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हरियाणा के मानेसर में नेशनल लेवल का यूएलबी चेयरपर्सन्स का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हरियाणा विधानसभा में युवा मामले, पर्यावरण व महिला सशक्तिकरण विषय समितियों का गठन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हुए विकसित राष्ट्र 2047 के लक्ष्य में अपनी मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये सभी प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना व आपके मार्गदर्शन के अनुरूप है और हरियाणा विधानसभा विधायिका के प्रति जागरूकता व उसके सशक्तिकरण के नाते इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। मुझे विश्वास है कि इस उद्घाटन सत्र के साथ आरंभ हो रहा यह सम्मेलन हमें आगे आने वाले सत्रों व विविध गतिविधियों के माध्यम से सार्थक विमर्श का अवसर प्रदान करेगा। इन चर्चाओं से न केवल हमारे साझा संसदीय अनुभव और अधिक सुदृढ़ होंगे, बल्कि एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनने की दिशा में इस सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। अंत में मैं आप सभी का तथा विशेष रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का, माननीय उपसभापति राज्यसभा डॉक्टर हरिवंश जी का व सभी आए हुए पीठासीन अधिकारियों का पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं इस बात को जरूर यहां रखना चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ यूटी प्रशासन का मैं विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मिलकर आप सभी के उत्तम आतिथ्य के प्रबंध करने का अथक प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा का ये प्रवास, आपके 2 दिन का ये प्रवास, एक सुखद स्मृतियां आप हरियाणा प्रदेश की लेकर जाएंगे। पुनः मैं आप सभी का यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी का। दिव्य सज्जनों, जिस प्रदेश की विधानसभा द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो प्रदेश भले ही 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन ये धरा प्राचीन संस्कृति, धर्म और आध्यात्म की धरा है और आज ये प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। सन 1966 से अब तक की हरियाणा प्रदेश की इस यात्रा को समेटे हुए हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। प्रस्तुत है ये वृत्त चित्र। हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। जी हाँ, हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। तभी तो सदियों पहले के मिले शिलालेख में इस पावन धरा के बारे में ये लिखा गया, देशोऽस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्यां स्वर्ग सन्निभः। अर्थात हरियाणा नामक एक प्रदेश है
जो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। हरियाणा भारत का वो राज्य जो जनसंख्या और क्षेत्र में चाहे भारत के राज्यों में अंतिम पंक्तियों में खड़ा दिखाई देता है, मगर अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से लगभग हर क्षेत्र में ये प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में से एक है। हरियाली और खुशहाली का संदेश देता ये राज्य अपनी मेहनत, लगन और सूझबूझ से यहाँ तक पहुँचा है। हरियाणा प्रदेश का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि प्राचीन काल में वेदों की रचना इसी भूमि के दृशदवती और सरस्वती नदी के मध्य भाग में हुई। हरियाणा ही वो भूमि है जहां पर धर्म युद्ध महाभारत लड़ा गया। हरियाणा ही वो भूमि है जहां पर श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। हाल के वर्षों में राखी गढ़ी में की गई खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों ने साबित कर दिया है कि हरियाणा देश का एक प्राचीनतम सभ्यता वाला प्रदेश है, मगर प्रशासनिक रूप से इसका जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ, जब हरियाणा को संयुक्त पंजाब से अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया था। जिस वक्त हरियाणा अपने अस्तित्व में आया, उस वक्त इस प्रदेश के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। पूरे देश की नजर हरियाणा पर टिकी हुई थी कि ये छोटा प्रदेश कैसे अपने अस्तित्व को बचा पाएगा, लेकिन यहाँ के कर्मठ किसानों ने अपनी मेहनत और देश हित की सोच रखते हुए हरित क्रांति से जहाँ देश की अनाज की समस्या का समाधान करने में अहम भूमिका निभाई, वहीं प्रदेश को बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ाया। देश के कृषि प्रधान प्रदेश में हरित क्रांति के साथ साथ औद्योगिकीकरण की भी लहर चली, तभी आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। देश के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की जो परिकल्पना रखी है, हरियाणा उस परिकल्पना पर खरा उतर रहा है। गरीब कल्याण, समृद्ध किसान, महिला सशक्तिकरण, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन से आज हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। किसी भी राज्य की तरक्की और आदर्श समाज की स्थापना में जनप्रतिनिधियों की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और जन सेवा का संकल्प सबसे प्रमुख घटक होता है। वर्तमान दौर में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां हर विधायक और सांसद केवल प्रतिनिधि नहीं बल्कि परिवर्तन का वाहक हो। वन नेशन वन लेजिस्लेचर, यही वो विचार है जो जनप्रतिनिधियों की क्षमता, ज्ञान और नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद और राज्य विधानसभाओं को आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए कई संस्थागत और तकनीकी कदम उठाए हैं। एक राष्ट्र, एक विधायी मंच। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को वास्तविक रूप देने में श्री ओम बिरला जी ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। वो इस मंच को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। डिजिटल विधान पहल, संसद और राज्य विधानसभाओं को डिजिटल रूपांतरण की दिशा में ले जाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को गति दी गई है। विधायी प्रारूपण एवं क्षमता निर्माण, संसद के अधीन पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के माध्यम से देश भर की विधानसभाओं के लिए विधायक प्रारूपण, बजट विश्लेषण और संसदीय परिक्रमण प्रक्रिया में दक्षता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विधायी विमर्श और संवाद सशक्तिकरण, स्वस्थ, रचनात्मक और तथ्यपरक बहस लोकतंत्र की पहचान है। इस दिशा में उन्होंने सदनों में व्यवधान रोकने और सकारात्मक संवाद बढ़ाने के लिए सदन कार्य संचालन प्रणाली 2.0 विकसित करने का सुझाव दिया। हरियाणा के जनप्रतिनिधि भी इस भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तथा नीति निर्माण को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना रहे हैं। विकसित भारत के इस विजन के साथ सशक्त विधायिका से परिवर्तन नजर आने लगा है।
विधायिका विकसित भारत के संकल्प का मजबूत आधार बने, इसी दूरदर्शिता के साथ हरियाणा विधानसभा ने अनेक अभिनव पहलें की हैं। हरियाणा विधानसभा भी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत कागज मुक्त विधानसभा बन चुकी है। इस पहल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि पेपरलेस विधानसभा व्यवस्था से कार्य प्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी। हरियाणा विधानसभा में माननीय सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन व ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं लोकसभा के सहयोग से राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकायक सम्मेलन समिति अध्यक्षों के लिए स्पेशल वर्कशॉप तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विधायी प्रारूपण विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा युवाओं को विधायिका से जोड़ने हेतु युवा संसदों और यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा ने नारी शक्ति के संकल्प को साकार करते हुए महिला सशक्तिकरण विषयक समिति का गठन कर एक ऐतिहासिक पहल भी की है। मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कार्यशालाओं के आयोजन और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया और इसके अलावा AI पर भी ट्रेनिंग की योजना बनाई गई है। हरियाणा विधानसभा का लक्ष्य है लोकतंत्र को और अधिक सशक्त व सहभागी बनाना। आज हरियाणा विधानसभा द्वारा CPA इंडिया रीजन नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। सुशासन, लोकतांत्रिक जागरूकता तकनीक, युवाओं की भागीदारी और चुनौतियों जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा के इस महा आयोजन में हरियाणा आप सब महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हो तारे आने तो बढ़ गया मान मारे हरियाणे का, हरियाणे तो बढ़ गया मान मारे हरियाणे का। दिव्य सज्जनों, ऐसी हरि की भूमि हरियाणा में एक बार पुनः आप सभी का वंदन, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल मिड्ढा जी, CPA जोन सेकंड के माननीय अध्यक्षगण एवं उपाध्यक्षगण, देश के अन्य राज्यों से आए विशेष आमंत्रित, देश के अलग अलग राज्यों से उपस्थित माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, हरियाणा के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, हरियाणा विधानसभा के माननीय सदस्यगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार जी, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री PC मोदी जी, हरियाणा विधानसभा के सचिव और सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मित्रगण, मीडिया के मित्रों, आपने सुना हरि की धरा यानी हरियाणा, जिसके बारे में सदियों पहले उल्लिखित एक श्लोक का अंश भी आपने सुना। देशो अस्ति हरियाणाख्य पृथिव्याम सर्व सन्निय, यानी हरियाणा नामक एक देश यानी प्रदेश है जो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। यह वह धरती जहां भगवान कृष्ण ने कालजयी गीता का उपदेश दिया, वेदों की रचना भूमि, सरस्वती नदी की पवित्र धरती, उस हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, वहां आज यह कार्यक्रम हो रहा है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन 2 का। इस गरिमामय आयोजन में आपके बीच होना हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक यादगार अवसर है। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग ले रहे CPA भारत जोन 2 की 5 स्टेट असेंबलीज एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एवं लेजिस्लेचर्स के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था, गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत के लिए हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष
और हरियाणा विधानसभा की पूरी टीम को, यूटी के अधिकारीगणों को, माननीय मुख्यमंत्री को, सबको इस श्रेष्ठ मेजबानी के लिए आभार और धन्यवाद। हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी वह युवा हैं और लगातार ऐसे संवादों आयोजनों में विशेष रुचि लेते हैं। अब आपने सूची देखी, इस राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों, युवाओं, विद्यार्थियों, उनके साथ लगातार संवाद कायम करना, देश भर के मेयर्स, पंचायती व्यवस्था के प्रतिनिधियों का यादगार आयोजन उनके नेतृत्व में हुआ। उनके इस रचनात्मक प्रयास के प्रति पुनः आभार। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी का विशेष आभार। आपने सुना कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में कितनी चीजें हो रही हैं। उनकी पहल और सतत प्रयास से संवाद के ऐसे अवसर लगातार मिल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और सुझाव के तहत सीपीए इंडिया जोन को 9 जोनों में बांटकर लगातार उन्हें संवाद या परामर्श या इस तरह के विचार विमर्श बढ़ें, इसकी कोशिश हो रही है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि रेगुलरली सीपीए जोन की बैठकें हों, हर रीजन में वो मिलें, और यह शायद पहली बार यह प्रयास हुआ। पिछले 1 साल की सूची हम ऐसे संसदीय आयोजनों का देखें तो हमें मालूम होगा कि कितने सुनियोजित ढंग से अलग अलग संसदीय समितियों का, विधानमंडलों की समितियों का, इनकी बैठकें लगातार देश के अन्य हिस्सों में होती रही है। और उनमें खास तौर से जो विषय आज हम सब यहां चर्चा करने वाले हैं, विकसित भारत के सपने पर हम परामर्श करते रहे हैं। आज यह मुद्दा दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम गौर करें। अभी कुछ ही महीनों पहले 2026 में कनाडा, दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो पूरी दुनिया में वो चीज बड़ी चर्चित हुई। उनकी बातों का 3 निष्कर्ष है कि दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो कमजोर पड़ रहा है, खत्म हो रहा है, और जो मजबूत हैं वो अपनी इच्छानुसार चीजों को कर रहे हैं। ये विकसित देश का एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और वो कहते हैं अंत में राय में कि इसका एक ही निदान है कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को कितना महत्वपूर्ण बना सकें, यानी आर्थिक ताकत जो चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले कहा, उसको सुदृढ़ करना ही विकल्प है। और मैं आपको उल्लेख करूं कि इस उनकी तकरीर के पहले 2014 के बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और खास तौर से कोविड के दौरान के बाद लगातार कहते रहे। उनका मैं एक कोट करता हूं, डिपेंडेंस ऑन अदर्स रेजेस क्वेश्चंस अबाउट ए नेशंस इंडिपेंडेंस। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी जो आजादी है उस पर एक तरह का प्रश्न रहेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट व्हेन डिपेंडेंस बिकम्स ए हैबिट, ए डेंजरस वन। That's why we must remain aware and committed to becoming self-reliant. हम आत्मनिर्भर बने, यही रास्ता है। Self-reliance is not just about exports, imports and the rupee or the dollar. It's about the capabilities, our strength to stand on our own. ये बात लगातार 14 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है। माननीय मित्रों, हम सभी अवगत हैं कि 2047 तक विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है। और इस सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 नॉर्थ जोन के अंदर आने वाले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर बड़े महत्वपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक और विकास के परिदृश्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने भारत के कृषि विकास, औद्योगिक प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, रक्षा, खेल और स्ट्रेटेजिक महत्व को आकार देने में निर्णायक रोल प्ले किया है। पंजाब और हरियाणा भारत की खाद्य सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, और ये दोनों राज्य देश के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 1/4 योगदान करते हैं। सेंट्रल पूल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। यह लाखों नागरिकों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संचालित कर रखता है। दोनों राज्यों ने एक प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सेना और रक्षा और खेल में मैंने कहा, इनकी योगदान को दुनिया देखती और सराहती है। पंजाब की आर्थिक शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 26-27 में 9.8 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दिखाता है। हरियाणा देश के कुल भूभाग का
3%, पर राष्ट्रीय जीडीपी में इसका योगदान 3.6%। 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीडीपी के साथ दिल्ली सर्विसेज, ट्रेड, एजुकेशन और इनोवेशन का राष्ट्रीय केंद्र है। हिमाचल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। लगभग यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त किया है, 1000 मेगावाट से अधिक की हाइड्रो पावर क्षमता विकसित की है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा के इंडेक्स पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा। जम्मू और कश्मीर में प्रमुख राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क के विस्तार सहित आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रभावी विकास हुआ और प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई, जिससे इस राज्य के स्ट्रांग रिकवरी और बढ़ती आर्थिक गतिविधियां रिफ्लेक्ट होती हैं। सौभाग्य से हरियाणा के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री आज यहां मौजूद हैं। अपनी तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी सरकार का शुक्रगुजार हूं। इनके नेतृत्व में यह राज्य विकसित भारत में, जैसा हम सब ने उल्लेख किया, पहले से भी भरपूर योगदान दे रहा है। उनकी सरकार ने हरियाणा को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। खुशी की बात है कि उन्होंने 2000 करोड़ फंड के साथ एक अलग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की। मेरी दृष्टि में शायद यह देश का पहला ही विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, यानी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उसकी परिकल्पना के अनुसार अपने को गढ़ना, अपनी नियति बनाना। यह राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप एवं साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करेगा। मैंने कहा जैसा, शायद देश में यह अकेला अपने ढंग का विजनरी प्रयास है, समय के साथ गति मिलाकर चलने का प्रयास। जैसे जैसे ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे अनेक जटिल चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। एक ही समय में हमें स्टेबल मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर स्टेस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और स्टार्टअप ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बहुत तेज अर्बनाइजेशन जैसे मुद्दों को भी फेस करना है। आज लेजिस्लेचर्स ऐसे परिवेश में काम कर रहे हैं जहां स्थानीय स्तर पर जो उनके निर्णय होते हैं उसका राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव पड़ता है। ये चुनौतियां उचित लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। वर्षों से इस क्षेत्र की विधायिकाएं लोकतांत्रिक शासन की धुरी रही हैं। उनके दूरदर्शिता, नवाचार, अधिक सार्वजनिक जवाबदेही के साथ उभरती हुई तकनीकी, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम डायनेमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में और अधिक हमें विकसित होना होगा। हमें विश्वास है यह मंच हमेशा सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करेगा, ऐसे विचारों को जन्म देगा जो पूरे क्षेत्र में लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस आउटकम को सुदृढ़ बनाएंगे। ऐसे समय में जब दुनिया की डेमोक्रेसीज जटिल सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सामना कर रही हैं, इन मंचों पर होने वाले विचार और आपसी संवाद का महत्व बढ़ जाता है। पिछले एक दशक में हमने देखा है भारत ने टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, स्पेस, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। $4.5 ट्रिलियन की जीडीपी, विश्व की विपरीत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी तेज विकास दर के साथ आज भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उल्लेखनीय है, यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि जंग के बीच 28 फरवरी से यह जंग दुनिया में चल रही है, पर उसके पहले भी रूस यूक्रेन का प्रसंग और पूरी दुनिया का सप्लाई चेन जिस तरह डिस्टर्ब हुआ, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 25-26 में शानदार प्रदर्शन किया। इस वर्ष के चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी दर, आपने 2 दिन पहले खबर पढ़ी होगी, 7.8% रही। इसने 7.6% के अनुमान को पीछे छोड़ दिया। पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर 7.7% रही, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.1% थी। यह खबर 6 जून के अखबारों में आई। उसी दिन एक और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण खबर हम सब ने देखी। दुनिया के दिग्गज डेटा सेंटर कंपनी एयर ट्रंक ने भारतीय बाजार में करीब 3 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इसे देश में 5 गीगावाट की विशाल डेटा सेंटर क्षमता विकसित होगी। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों में से यह एक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सोशल सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। 2018 के बाद लगभग 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अंतरण को सक्षम बनाने, आप जोड़े जो पहले
माना जाता था। और मानता हूं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से यह कहा कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। आप अनुमान करें कि अगर वो व्यवस्था कायम रहती तो ये लगभग 50 लाख करोड़ में से 6-7 लाख करोड़ नीचे पहुंचते। उसको कैसे हम सब ने मिलकर के ये दूर किया, ये हमें बल देता है कि हम कैसे आने वाले समय में सामूहिक रूप से मिलकर एक नया इतिहास बना सकते हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, विशेष रूप से आधार, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली, अब एक इंक्लूसिव शासन के स्केलेबल मॉडल पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और दुनिया उसका उल्लेख कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके अतिरिक्त भारत ने अन्य क्षेत्रों में, खासतौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और अर्बनाइजेशन जैसी चुनौतियों पर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम इसमें अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके लिए हमें खासतौर से विधायिका में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इन्फॉर्म्ड विचार विमर्श और विभिन्न क्षेत्रों में डोमेन एक्सपर्ट के साथ संवाद आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि यहाँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने सदस्य लेजिस्लेचर्स के बीच पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विधायी सहयोग तथा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस सम्मेलन से हम सब बहुत समृद्ध होकर के आगे बढ़ेंगे और जो विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाएगा और विकसित भारत 2047 की सामूहिक यात्रा को गति प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत संपन्न विचार विमर्श के साथ इस गति को तेज ढंग से आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित हरियाणा के लक्ष्य और विजन को लेकर इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।